नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा आधी आबादी की, नारी शक्ति की, द बेटर हाफ, महिला सशक्तिकरण की। और यह बातचीत क्यों? क्योंकि आज संसद में और नए संसद भवन में सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया। इस पर कयास लगाए जा रहे थे, हमने सबसे पहले आपको बताया था। इस विशेष सत्र की विशेषता महिला आरक्षण विधेयक ही होने वाला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से यह विधेयक लाया गया है। 128वां संशोधन है और इसके तहत कल लोकसभा में पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। कानून जब यह बन जाएगा तो 1/3 जो सीटें हैं संसद की, वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। पंचायती राज के तहत बहुत से राज्यों में तो 50% तक का भी आरक्षण है। लेकिन यह जो सफर है, यह 27 साल लंबा था। 27 साल। 1996 में देवेगौड़ा सरकार ने सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए सरकार में राज्यसभा ने इसे पारित भी कर दिया था, लेकिन यह अधर में ही लटका रहा। अब अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। पर कानून तो बन जाएगा, यह लागू कब होगा? अभी इस पर असमंजस बना हुआ है। और यह असमंजस क्यों है? क्योंकि पहले तो जनगणना हमारी पूरी नहीं हो पाई है। कोरोना काल, वो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल के चलते 2021 में वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अब शुरू हुई है लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाई है। कितना वक्त लगता है? उसी जनगणना के आधार पर फिर परिसीमन भी होना है, डीलिमिटेशन, यानी कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो और बढ़ जाएंगी। 552 अधिकतम हो सकती हैं, 252 अधिकतम हो सकती हैं राज्यसभा में। अब ये बढ़ेंगी, उसी अनुपात में फिर 1/3 आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए। इसमें कितना वक्त लगेगा? 2024 में तो हो नहीं सकता। तो कानून तो बन गया, पर लागू कब होगा, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और उसमें जो अंतिम लाइनें हैं वो बहुत जरूरी हो जाती हैं आपको बताना। आज जो मोदी सरकार विधेयक लाई है उसको गौर से देखने की जरूरत है। विधेयक के मौजूदा प्रारूप में लिखा है कि यह डेकेडल सेंसस और डीलिमिटेशन के बाद ही लागू किया जाएगा। इसका मतलब मोदी सरकार ने शायद 2029 तक महिला आरक्षण के दरवाजे बंद कर दिए हैं। भाजपा को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब इसमें राजनीति समझिए। सबसे अहम बात, बड़ी हेडलाइन क्या है? कोई भी राजनीतिक दल अब इसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें पेंच डाले जा रहे हैं। तो क्या महिला आरक्षण का सेहरा बीजेपी अपने सर बंधवाने में कामयाब रही, लेकिन उसके चलते चुनावी फायदा भी हासिल कर पाएगी क्या? यह अपने आप में अहम सवाल है और यह 2024 तक गूंजता रहेगा। इसमें जो कुछ बातें हैं वो आपको बतानी जरूरी हो जाती हैं। दोनों सदनों में तो यह पास होना ही है, लेकिन पास होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से ताल ठोकी। उन्होंने कहा कि बिल तो कई बार पेश किया गया और हकीकत है, लेकिन ईश्वर ने हमें चुना। मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि 2029 में लागू करोगे क्या, उसके अलावा कि ओबीसी महिलाएं, यानी कि पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं, उनको भी आरक्षण मिले। मायावती कह रही हैं ओबीसी, एससी और एसटी का कोटा अलग से निर्धारित हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं को आरक्षण मिले। उमा भारती बीजेपी की बड़ी नेता हैं, वो भी कह रही हैं एससी एसटी के साथ ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा हो।
और जयराम रमेश तो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल कुछ और नहीं, इवेंट मैनेजमेंट है, ये ईवीएम है। इवेंट के पहले दो शब्द ईवी और मैनेजमेंट, ये ईवीएम है। तो महिला सशक्तिकरण की ओर हम जाएंगे क्या, या नारी शक्ति राजनीति में अटक गई है? यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, और होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, हम देवी मानते हैं, मां कहते हैं, बहन कहते हैं महिला को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे बुलंद किए जाते हैं, तो दरअसल हकीकत क्या है? जमीन पर महिलाओं की स्थिति क्या है? निरक्षरता, इलिटरेसी, शहरों में 17%, ग्रामीण इलाकों में 34%, 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, गूठा छाप हैं ग्रामीण इलाकों में। और लिटरेसी का भी पैमाना यह है, क ख ग ABC लिख दिया तो आपको लिटरेट माना जाता है। तो ये दरअसल स्थिति कितनी भयावह है, इसका आकलन क्या हम करने को तैयार हैं, या एक नैरेटिव गढ़ दिया, नारा बुलंद कर दिया और बात खत्म हो जाती है? स्कूली शिक्षा की बात करें, 10 साल से ज्यादा स्कूल में कितनी महिलाएं हैं? 41%। और 10 साल से कम में 59% बच्चियां, महिलाएं मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, वो जाती हैं। 10 साल की उम्र के बाद सिर्फ 41%। हमारे जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें 11.25 करोड़ महिलाएं हैं। पर महिलाओं की हालत क्या है, उनकी आमदनी कितनी है? कोरोना काल, कोविड काल ने हमें बताया है कि सबसे ज्यादा गाज रोजगार को लेकर किसी ने सही तो वो महिलाएं थी, और ग्रामीण महिलाएं ज्यादा। काम से निकाल दिया गया, वापस काम ही नहीं मिला। और यह समानता अगर हम ले आए तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद, हमारी जीडीपी में 27% तक का इजाफा हो सकता है। यानी नारी शक्ति को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो विश्व गुरु बनने में राह भी आसान हो जाएगी। 46% महिलाओं के पास फोन नहीं है। आज का जो ये युग चल रहा है, मोबाइल इस्तेमाल करने वाली 31% महिलाएं हैं। 23.25% से ज्यादा महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, और लगभग 29.5% महिलाएं 18 से 49 साल की विवाहित महिलाओं की बात कर रहा हूं, घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। जब हम राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इन असल तस्वीर आंकड़ों पर भी कोई तवज्जो तरजीह देगा क्या? जो जेंडर गैप है, यानी कि पुरुष और महिलाओं में भेद कितना है, और दुनिया भर का आकलन किया जाए तो 146 देशों में हम 127वें नंबर पर हैं। इतनी गैर बराबरी है पुरुषों और महिलाओं में हमारे देश में। आर्थिक हिस्सेदारी के मामले में हम 146 देशों में से 142वें नंबर पर हैं। महिला कमा ही नहीं पाती, घर चलाने का काम छोड़ दिया है, बस बाल बच्चे पालो, रोटी बनाओ, सेवा करो पति की, सास ससुर की। स्वास्थ्य रैंकिंग में हमारी महिलाओं की हालत 146 देशों में 142वें नंबर पर है। राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में हम 146 देशों में 59वें नंबर पर है, और इसमें पंचायती राज का भी एक बड़ा रोल है। पर यहां यह सवाल हो जाता है, सशक्तिकरण सिर्फ पद देने से हो जाता है क्या? इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री रही हैं, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, आनंदीबेन पटेल, ऐसी मुख्यमंत्री भी हमने देखी हैं। पर महिलाएं कहां पर हैं? और राजनीतिक एक नैरेटिव गढ़ने के लिए भी ये हो जाता है क्या? 1/3 महिलाओं को आरक्षण हम दे देंगे लोकसभा की सीटों में, पर केंद्र में जब मंत्री बनाने की बारी आएगी
15% सांसद हैं इस वक्त, 543 में से 82 महिला सांसद हैं, लेकिन कैबिनेट 28 कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें से कुल 2 महिलाएं हैं। राष्ट्रपति भी बन जाती हैं हमारे यहां, पर असल देश को चलाने की जिम्मेदारी लायक क्या महिलाओं को वो ताकत और साथ ही साथ वो इज्जत भी दी जाती है क्या? इन्हीं सवालों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट, इशारा कर दिया मैंने, नारी शक्ति में अटकी राजनीति, नारी शक्ति में राजनीति अटकी और महिला आरक्षण होगा सशक्तिकरण। चर्चा में आज सिर्फ महिलाओं को मैंने न्योता दिया है। आज उनका दिन है, आने वाला कल भी उनका ही होगा क्या, यह अपने आप में अहम सवाल है। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं सुष्मिता देव, नाहिद लारी खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, युवा चेहरा हैं, डॉक्टर गीता भट्ट संघ की जानकार भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, रंजना कुमारी जानी मानी समाज सेविका, वो इस चर्चा में जुड़ गई हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद हैं। तो आज का दिन तो सेलिब्रेट करने का दिन था प्रियंका, नारी शक्ति फिर राजनीति में क्यों अटकती दिखाई दे रही है? मैं इसको राजनीति नहीं कहूंगी, ये एक कंसर्न है। बिल्कुल हमारे सबके मन में एक खुशी का माहौल था कि जो लड़ाई इतने सालों से लड़ रहे थे, जो अधिकार बाबा साहेब अंबेडकर जी हम महिलाओं को, क्या पूरे देशवासियों को देकर गए कि वी हैव इक्वल राइट्स, इक्वल सिटीजन्स, वो हमें डिनाई किया गया इतने सालों तक। और 30 साल की लड़ाई अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस हमने ये लड़ाई लड़ी है। मुझे आज भी याद है 2010 में जब राज्यसभा में ये, और मैं उस समय पे राजनीति में भी नहीं थी, 2010 में जब मैंने देखा था, इट वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग फोटो, जहाँ सुषमा स्वराज जी, नजमा हेपतुल्ला जी और ये हमारी जो अलग महिला सांसद थी, दूसरी महिला सांसद थी, वो सब खड़े होकर इसका जश्न बना रही थी कि 2010 में हमने राज्यसभा में पास किया। उसके बाद कोई बहुमत की सरकार नहीं आई, राजीव गांधी जी ने लोकल गवर्नमेंट्स में हमें एम्पावरमेंट किया, वो कानून जब बना, अमेंडमेंट जब आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली हुआ। अब आपने 2014 में देश की महिलाओं के साथ ये इंपॉर्टेंट वादा किया था कि अगर आपको बहुमत मिलता है या आप सरकार में आते हैं, आप इसको रिजर्वेशन बिल को प्रायोरिटी देकर उसको पास करेंगे। खैर 2014 गया, 2015 गया, 16 गया, 17 गया, 18 गया, 19, 20, 21, 22, अब 23, 6 महीने पहले 2024 के इलेक्शन से पहले आप लाए, स्वागत योग्य है, देर आए दुरुस्त आए, ये पूरी उम्मीद थी। पर आज जब वो बिल, जब भी कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स, और वो बिल जब आया है उसमें कहा गया है, और उसमें भी 2029 का चुनाव नहीं है, आप ये कहा गया है कंडीशनल ये रिजर्वेशन है जब डीलिमिटेशन होगा। दूसरी चीज, गंभीर चीज जो है, डीलिमिटेशन को लेकर साउथ इंडियन स्टेट्स ने ऑलरेडी अपने कंसर्न जाहिर किए हैं। क्या आने वाले समय में 2026 का जो डीलिमिटेशन का कहा जाता है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जाएगी, ये भी देखना लाजमी होगा। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जाती है, क्या ये रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेबल होगा 2029 में? ये मेरी दिक्कत है कि आप करिए तो उस मन से करिए कि 2024 में हम लागू करेंगे। ये कोई भी कानून जो बना है देश में, क्या वो 7 साल आगे जाकर इंप्लीमेंट होगा? ये तो इसीलिए लगता है, जैसे बोला गया था कि 15 लाख अकाउंट्स में आएंगे, काला धन वापस आएगा, फिर उसको अमित शाह जी ने ही चुनावी जुमला कहा था। कहीं ये चुनावी जुमला बनकर ना रह जाए, कहीं कहीं हमारी लड़ाई सिर्फ लड़ाई बनकर ना रह जाए, एक मजाक बनकर ना रह जाए कि जब तक ये सरकारें आएंगी जाएंगी, हमारा जो रिजर्वेशन, जो हमारा अधिकार है, उसका हनन किया जाएगा। ये हमारा कंसर्न है जो मैं शेयर कर रही हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रियंका, 2029 तक चलिए, आपने वो पेज समझा दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वो सवाल उठा रहे हैं, पर नजीर खुद ही राजनीतिक दल पेश कर दें, सब समर्थन कर रहे हैं। कुछ सवाल ये कि भाई वो भी जरूरी सवाल हैं, पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी आरक्षण के इसमें दायरे में लाया जाए, SC ST महिलाओं का क्या होगा, उनका कोटा कितना होगा, ये बातें बिल्कुल वाजिब हैं। नजीर राजनीतिक दल क्यों नहीं पेश कर देते? 2024 के चुनाव में जितने उम्मीदवार खड़े करें उसमें से 1/3 महिलाएं खड़े कर दें।
पता लग जाएगा कौन सही में नारियों का हितकारी है, हितैषी है और कौन नहीं है। नहीं देखिए, दो पार्टीज ऐसी हैं, राजनीतिक पक्ष ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने इम्प्लीमेंट कर दिया। बीजेडी ने किया, तृणमूल ने किया, और आज जो हम पार्लियामेंट में कहते हैं लोकसभा में उनका प्रतिशत बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि दो राजनीतिक दलों ने, राज्य के दलों ने ये रिजर्वेशन दिया है और अपने लोकसभा चुनाव में दिया है। आने वाले समय में बहुत सारी पार्टीज करेंगी क्योंकि पार्टीज को समझ में आ रहा है कि महिलाओं का वोट कितना इंपॉर्टेंट है। महिलाएं आउट नंबरिंग मेन इन दियर वोट, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वोट कर रही हैं। तो अगर सही मायने में, मैं तो बस एक चीज कह रही हूँ, हम सब इसमें शामिल हैं कि ये पास होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए, पर 2029 में क्यों? 2029 की भी डेट नहीं, वो तो मेरा अजम्पशन है। 2024 में क्यों नहीं? और आपका मानना भी ये भी सही है कि कितनी पार्टीज कितनी सीट्स देती हैं, वो सब तकाजा लगाया जाएगा। पर ये बिल की लड़ाई तो जैसे मैंने कहा, ये तो संविधान में भी हमें गारंटी किया था, पर नहीं हुआ है। तो जब तक ये कानून नहीं बनता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पक्ष हो सकता है जुड़ जाए, कोई राजनीतिक पक्ष ना जुड़े, पर उसको मैंडेट करना कि अब हर राजनीतिक पक्ष की जिम्मेदारी होगी, मैं मानती हूं अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी देश की जिम्मेदारी है, देश की महिलाओं की तरफ। ये सबकी जिम्मेदारी तो है सुप्रिया, पर ये मीन मेक ही हम निकालते रह जाएंगे। कानून बन गया, लागू कब होगा, ये सवाल अब आने वाले सालों तक गूंजेगा क्या? इंतजार और करना पड़ेगा क्या देश की महिलाओं को? ये सवाल मेरे लिए है जी सुप्रिया जी। नमस्कार। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक हो सकता था और ऐतिहासिक है एक तरीके से। मैं बहुत कुछ कहने से पहले दो चीजें जरूर कहना चाहती हूं। इस देश की आधी आबादी को उनका पूरा हक मिले, उसके लिए महिला आरक्षण बिल जरूरी है। हमने देखा है कि कैसे अफर्मेटिव एक्शन के चलते राजीव गांधी जी की जो दूरदर्शिता थी, उसने इंश्योर किया कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडीज में 10 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिलाएं हैं, और ऐसे ही एक्शन की जरूरत थी। 2010 में तमाम विरोध के बावजूद जब सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर साहब ने मिलकर बिल पारित कराया राज्यसभा में, तो सोच ये थी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। दुर्भाग्यवश हम उसको लोकसभा में नहीं पास करा पाए। लेकिन मैं दो चीजें कहना चाहती हूं। आज मोदी जी इतिहास रच सकते थे। आज मोदी जी को महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का असली मौका था। मोदी जी ने, लेकिन आज भी, और मुझे दुख होता है ये कहते हुए, आज भी ही केम सो नियर एंड येट सो फार, आज भी मोदी जी ने आधी आबादी को ठग दिया। मोदी जी ने क्या कहा? पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण होगा। जनगणना 2021 की होनी थी, अभी तक पता नहीं उसका क्या हो रहा है। 2023 अंत में आने वाला है, उसमें वक्त लगेगा 1.5-2 साल का। फिर परिसीमन में टाइम लगेगा और फिर महिला आरक्षण आएगा। तो जब हम लोग प्रफुल्लित थे और हम लोग को लग रहा था कि ठीक है, हमने शुरू किया था, ये खत्म करेंगे, महिलाओं की भागीदारी होगी, हमें बहुत ठगा सा महसूस हुआ। हमें लगा अरे महिलाओं को 2024 में ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। अब तो ये 2029 तक बात पहुंच गई, और उसमें यह भी है, जो सबसेक्शन 5(4) है, वो ये भी कहता है डिसोल्यूशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन के बाद ही आएगा। तो अगर 27 तक जनगणना हो भी जाती है, 28 तक परिसीमन हो भी जाता है, तो 29 में ही जाकर ये कहीं ना कहीं चरितार्थ होगा। पर सुप्रिया, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक मौका था नए सदन में मोदी जी को। मुझे एक मिनट खत्म करने दीजिए अपनी बात, फिर आप पूछ लीजिएगा सवाल। ये एक ऐतिहासिक मौका था और मोदी जी को आज इतिहास रचने का मौका था, लेकिन इसमें भी उन्होंने आधी आबादी के साथ एक जुमले लेकर ठग दिया। यह गलत बात है। मुझे लगता है आधी आबादी के साथ यह मजाक नहीं करना चाहिए था। आज सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का राजनीति में आना जरूरी है और प्रचंड बहुमत है सरकार के पास। चलो 9.5 साल बाद ही याद आया तो ये, और इसी पर उनको क्रियान्वित कर देना चाहिए था। अब 2029 तक ये झुंझुना चलेगा, लोग खुश रहेंगे। असलियत यह है कि अपनी राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए उन्होंने ये किया है। उनका स्कोर कार्ड नीलबटा सन्नाटा है और उनको एक इवेंट बनाना था। इस बात का मुझे दुख है। आज महिलाओं के साथ ये ठगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, आप ये कह रही हैं। पर अगर वो राजनीति कर रहे हैं, आप मौका क्यों नहीं लपक लेते? मौके पर चौका क्यों नहीं मारते? पिछले साल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, 40% महिला उम्मीदवार
कांग्रेस की तरफ से खड़ा करने का ऐलान कर दिया था प्रियंका गांधी वाड्रा ने। आप आज कर दीजिए कि कानून चाहे आप 29 में लागू करो या जब करोगे, पर महिला आरक्षण होना चाहिए। और जितनी सीटें जिन पर कांग्रेस, या मैं तो यहां तक जाऊंगा कि इंडिया के जो साझा उम्मीदवार होंगे 1/3 महिला होंगी। डू दैट, हु स्टॉपिंग यू? नोबडी स्टॉपिंग अस। हमने उसका कुछ करके दिखाया। 2019 में टीएमसी ने सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को दिए थे, उसके बाद सीपीएम ने दिए थे, उसके बाद कांग्रेस ने दिए थे। बीजेपी ने हमसे बहुत कम टिकट महिलाओं को दिए थे, बीएसपी ने और कम सिंगल डिजिट परसेंटेज वाइज दिए थे। तो हमें पाठ पढ़ाना की जरूरत नहीं है। 55 उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार आपने खड़ा किए थे। 543 में से 10% होता है, 33% कर देते, अब कर दीजिए। नहीं, 13% 13% हमारी उम्मीदवार महिलाएं थी। भाजपा की कोई 11.5 या 12% थी, बीएसपी की 8% थी, टीएमसी ने सबसे ज्यादा खड़ी करी थी। मुझे लगता है कि एक नजीर बनाने का वक्त था आज, और मुझे लगता है कि हर ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना कि आप दे दीजिए, हमें जो करना था हम करेंगे। हमने यूपी में करके देखा, चाहे उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन मुझे लगता है एक चर्चा शुरू हुई, ये एक साहसी कदम था। ऐसा साहसी कदम आज मोदी जी को उठाने का वक्त था। उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रचते रचते वो रह गए, और उसको भी जुमला साबित हो गया, क्योंकि महिलाएं कह रही अरे ये तो 2029 तक नहीं होगा। ई का भइल। हमारे क्षेत्र से एक महिला का फोन आया और उसने कहा दीदी हमने कहा हाँ बिल्कुल लड़िएगा आप चुनाव। उन्होंने कहा अरे ई का भइल, तो 2029 तक बात चली गई। हमने कहा ये मोदी जी हैं, मोदी जी के रहते हुए दिखता कुछ है और होता कुछ और ही है। डॉक्टर गीता भट्ट, सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं ऐतिहासिक मौका था पर इतिहास नहीं रचा गया। महिला सशक्तिकरण की बात तो हुई पर वो मुकम्मल नहीं की गई, अधर में लटक गई है अब भी। संदीप जी, आज का जो दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन है, और इतिहास में जब ये लिखा जाएगा कि महिला शक्ति वंदन बिल जो है, अधिनियम जो है, जो वो लाया गया, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाया गया। ये इतिहास में लिखा जाएगा और इसे कोई बदल नहीं सकता। नहीं, इतिहास में तो ये लिखा जाएगा या लिखा, एक मिनट डॉक्टर गीता, इतिहास में तो ये दर्ज हो चुका है कि बात पूरी कर लूं। 2 सितंबर 1996 को 20 मिनट से प्रतीक्षा कर रही हूं। HD देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तो महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था। अभी आपने उसका नाम बदला है। आप बात जारी रखिए, पूरा वक्त दूंगा मैं आपको। उसको मैं जी संदीप जी, मैं थोड़ा उससे और पीछे जाती हूँ, क्योंकि आप 1996 तक गए हैं, तो मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि नूरुल हसन 1975 में उन्होंने महिलाओं की दशा के ऊपर उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखी गई थी, उनकी जिस कमेटी को वो हेड करते थे, और वो कांग्रेस की सरकार के समय लिखी गई थी, जिसमें कि उन्होंने इस बात को बड़े जोर देकर कहा था कि महिलाओं के लिए आरक्षण लाना जाना चाहिए। उसके बाद मार्गरेट अल्वा जो है, उनकी नेतृत्व में दोबारा एक कमेटी राजीव गांधी जी के समय पे बनाई गई थी, जिसमें कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात करी गई थी चुनाव में। साथ ही उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लेने की बात को बाकायदा उसको कहा गया था कि आप इसको करिए। तीसरी बात, उन्होंने 3 तलाक को के विरोध में उसको हटाने की बात जो है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जिसे कि कांग्रेस की सरकार ने उसके साथ क्या किया था हम जानते हैं। और मुस्लिम महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए 3 तलाक को कब जो है अच्छा जो है मुद्दे पर हटाया आते गया, हैं। ये भी हम लोग जानते हैं। अगर कानून बन रहा है, कानून बन जाएगा डॉक्टर गीता, पर कानून, अरे ऐसे थोड़ा कोई भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है, आपको जवाब दीजिए ना सवाल का। कानून बन गया, लागू होने की तारीख ही नहीं पता। ये अपने बाकियों को बिना टोके बोलने का दिया है, मैं उतना ही समय मांग रही हूँ, ज्यादा समय नहीं मांग रही हूँ। कानून बन जाएगा, लागू कब होगा ये नहीं मालूम। इसमें नारी शक्ति का इजाफा होगा क्या? सवाल सीधा है। देखिए, ये तो अभी हम अटकलें लगा रहे हैं। अभी 3 दिन है, उसमें हमारे चाहे विपक्षी दल के हों या इस समय सत्ता दल के जो सांसद हैं, वो सभी जो हैं बहुत ही सशक्त सांसद हैं। वो अपना जो विचार है, वो क्या इसमें बदलाव लाया जा सकता है, क्या
क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जा सकता है, उसकी जल्दी सभी बातें कैसे सभी होगा रखेंगे। लागू? और उनके आधार पर डिलिमिटेशन, जो भी निर्णय लिखा जाएगा, डिलिमिटेशन की कंडीशन लग गई, उसके बाद पहले तो सेंसस, जनगणना, फिर परिसीमन, उसके बाद होंगी सीट तय। सीधा 2024 में क्यों नहीं लागू कर देती सरकार? 2021 की होनी थी, हाँ 2024 में लागू करने का बिल्कुल करना चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन उनके जो प्रावधान करे गए हैं सरकार ने, जो बिल में जो लाया गया है, उसको किस तरह से आप किस प्रकार से, जो कौन सी सीटें हैं जिनको आप महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। जो पुराना बिल आया था उसमें ये कहा गया था कि हर जो सीट है उसको रोटेट किया जाएगा और हर सीट तीसरे साल में जो है उसको महिला आरक्षण के लिए जो है रखा जाएगा। तो इन सब बातों को लेकर एक मतलब सकारात्मक एक तो जल्दबाजी में ले आए क्या? बात करी जाएगी, जल्दबाजी में ले आए, निकल सकता है। अच्छा, हल निकल सकता है। जल्दबाजी में नहीं लाए हैं, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं लाए हैं। आप इसको ये ऐसे सोचिए कि जो विपक्षी दल जब आए हैं उसके बाद ही कह रहे कि आप इसमें ये इस बिल को लाना मूर्खता है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, ऐसी भी बातें कही गई हैं। इसको न कहते हुए अगर बाकी राजनीतिक दल सच में इसमें कोई अपना योगदान देना चाहते हैं तो अपना सकारात्मक दृष्टिकोण लाके, तो सकारात्मक क्यों नहीं हो रहा है? सुष्मिता देव को स्क्रीन पर लाइए। सुष्मिता देव, आप नकारात्मकता में क्यों फंसी हुई हैं? आ गया कानून, सरकार पर दबाव बनाइए कि डिलिमिटेशन या ये सेंसस के चक्कर में ना करिए, 2024 में लागू कीजिए। टीएमसी ने तो किया है, सुप्रिया ने भी और प्रियंका ने ये बात मानी है, यानी कि कांग्रेस और शिवसेना ने। देखिए, लोकतंत्र में अगर कोई कानून आएगा उस पर चर्चा तो होगी, यही लोकतंत्र का नियम है। पर सच्चाई ये है कि अगर कोई पार्टी महिलाओं को नॉमिनेशन देना चाहती है तो वो अभी भी दे सकती है, उन पर कोई रोक नहीं है। पर ये ज़रूर है, जब तक आरक्षण का बिल नहीं आएगा तो अगर किसी महिला कैंडिडेट के खिलाफ एक पुरुष कैंडिडेट लड़े चुनाव और महिला हार जाए तो पुरुष सदन में जाता है, पर अगर वो सीट रिजर्व्ड होगा तो सारी पार्टियों की तरफ से महिलाएं लड़ेंगे और जो भी जीते महिला सदन में जाएंगे। मैं मानती हूं कि ये जो बिल लाया गया है ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी ने खुद आज सदन में कहा, वाजपेयी जी लेके आए, ये कांग्रेस पार्टी के वक्त भी लाया गया था सदन में, हम सबको मालूम है। तो असली जीत तो तभी होगी जब ये बिल कंसेंसस के माध्यम से पास होगी। पर संदीप जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अलग अलग बातें जो सुप्रिया जी कह रही हैं, प्रियंका जी कह रही है, मैं कह रही हूँ, डिलिमिटेशन एक ऐसी चीज है जिसको हर सरकार ने डिले किया। मतलब 26 से पहले कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा और 26 के बाद जब होगा फिर लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी। इट विल बी मोर देन 545, इसलिए डिलिमिटेशन 26 के बाद है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, डिलिमिटेशन को लेकर जिन प्रदेशों में पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छा हुआ है वो कहते हैं हम पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन नहीं मानते, जैसे साउथ की कुछ स्टेट्स हैं, क्योंकि जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ है, आबादी बढ़ी है, वहां सीट बढ़ जाएंगी, तभी डिलिमिटेशन को 2026 तक रोका गया। तो क्या ये नॉन स्टार्टर भी रह सकता है? इसको अगर आप डिलिमिटेशन नहीं, एक मिनट, I'll cut the chase। सीधा सवाल ये नॉन स्टार्टर तो नहीं हो जाएगा कि कानून बना हुआ है, रखा हुआ है, पर लागू ही ना हो पाए। ये हाथी के दांत की तरह तो नहीं हो जाएगा, खाने के और दिखाने के और ये सवाल तमाम राजनीतिक जमात से है, मेरा किसी एक से नहीं। बिल्कुल, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। इट शुड गो टू द स्टैंडिंग कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस आनी चाहिए। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस में ये चेंजेस आ सकती हैं। उसका आप डिलिमिटेशन के ऊपर निर्भर क्यों करें? आप 24 में लागू करिए, 545 सीटों में से 33% रिजर्व करिए। क्यों इसको डिलिमिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट ये रहेगा? फिर तो डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगा, ये हमारे देश के इतिहास में है, वाजपेयी जी, इंदिरा जी,
कई प्रधानमंत्रियों ने डिलिमिटेशन को बार बार डिले किया है। इसका मतलब महिला आरक्षण रियलिटी में कभी नहीं होगा, और इसको चुनाव के 6 महीने पहले लाए हैं आप। आपका ये सेकंड टेन्योर है, आपके पास बहुमत थी, आप 3 साल पहले लाते, स्टैंडिंग कमेटी में जाती, चर्चा होता, आप अब लेके आए ओनली फॉर जुमला ऑफ इलेक्शन। नहीं, ये सवाल तो कांग्रेस से भी बस्ते में जाएगा, ये कांग्रेस से भी पूछा जा सकता है नाहिद। और आप तो खैर यूपीए का हिस्सा नहीं थे, उस वक्त आपका समर्थन नहीं लिया गया, पर दरअसल बहुतेरे नेता ऐसे भी हैं, और हिंदी पट्टी खास उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो ये भी कहते पाए गए हैं, आपके सबसे बड़े नेता अब स्वर्गवास हो गया मुलायम सिंह यादव, कि ये पास हो गया, महिलाएं जाएंगी तो युवा सीटी बजाएंगे। शरद यादव परकटी महिलाओं की बात करते थे कि पढ़ी लिखी संभ्रांत परिवारों की, इंडिया की महिलाएं ही, यानी कि शहरों की ही जाएंगी, ग्रामीण नहीं जा पाएंगी। तो ये जानबूझकर पेंच अटकाए जा रहे हैं क्या? एक तरफ नारी शक्ति की दुहाई और साथ ही साथ उसको डिले करने की भी तैयारी, क्या ये भी हो रहा है? संदीप जी, देखिए, जो आपने बात अभी कही कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा 1996, जब देवी गौड़ा जी की सरकार थी और सबसे पहले महिला आरक्षण बिल लाया गया, तो इस बात से मैं आपकी पूर्ण रूप से सहमत हूं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस सरकार में हम भी हिस्सेदार थे, और माननीय नेताजी उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे। देखिए, 9.5 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, अब चला चली की बेला में ये लेकर आए महिला आरक्षण बिल। अगर बीजेपी की नीयत वाकई साफ होती तो 2014-15 में ले आते महिला आरक्षण बिल, तब से परिसीमन भी हो जाता, अब तक लागू भी हो जाता। लेकिन अब ये लेकर आए हैं चला चली की बेरा में, तो अभी सेंसस होना है, डिलिमिटेशन होना है, और सभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 2029 तक ये लागू होगा। तो आप तो खुद जानकार हैं, आप जान रहे हैं कि राज्यसभा से ये पारित हो चुका था। अगर बीजेपी की नीयत साफ थी तो लोकसभा से इसको तुरंत पारित करा देते, लेकिन ये करना नहीं चाहते थे। देखिए, महिला आरक्षण बिल आए, ये सबकी इच्छा, लेकिन जो बहुमत में जो है, जैसे 60% जिनकी आबादी है ओबीसी, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, महिलाओं ओबीसी वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन मिले, 22% दलित वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। ये एक बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है। ये पेंच आप जानबूझकर डाल रही हैं क्या? नाहिद, कर सकते आपकी जैसी पार्टियां जानबूझकर ये पेंच डाल रहे हैं क्या? अरे काम शुरू तो होने दो। 2002 में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया था हमने, 27 साल ये इंतजार कर लिया, और कितना इंतजार? देखिए संदीप जी, कोई जानबूझ के ये पेच नहीं डाल रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ उदाहरण के तौर पे, आप समझिए बात। देखिए, आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, उसमें लखनऊ राजधानी आप ले लीजिए। लखनऊ राजधानी में मेयर के सीट, मेयर में जो है, मेयर के वोटर्स ज्यादा हैं बनिस्बत लोकसभा के। लोकसभा में वोटर्स कम है, मेयर में ज्यादा है, लेकिन फिर भी मेयर में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण है। तो जब पंचायत चुनाव में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण हो सकता है, नगर निगम चुनाव में हो सकता है एससी एसटी का आरक्षण, तो आप लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं कर सकते एससी एसटी का आरक्षण? हम तो कह रहे हैं कि राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी है, लोकसभा में बीजेपी की मेजोरिटी है, आप ये आरक्षण लेकर आइए, विमेन बिल लेकर आइए, और विद ओबीसी एससी एसटी आरक्षण के साथ लेकर आइए। हम देखते कौन सी पार्टी विरोध करेगी? कोई पार्टी नहीं विरोध करेगी। दरअसल बीजेपी ही नहीं लाएगी आरक्षण के अंदर, आरक्षण बीजेपी नहीं लाएगी, क्योंकि ओबीसी से ओबीसी एससी एसटी के विरुद्ध बीजेपी की पार्टी बनी है। 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में बीजेपी की बुनियादी पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये तो बीजेपी तो पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी है, एक साजिश के तहत तो महिला के साथ पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग की राजनीति भी, उनके आरक्षण की मांग भी जुड़ गई है। अब रंजना कुमारी, दरअसल कल तमाम अखबारों की, एक मिनट रंजना कुमारी के पास, रंजना कुमारी, कल की हेडलाइन ये होगी विमेन रिजर्वेशन बिल पास्ड या विल बी पास्ड, पर क्या महिलाएं ये भी पूछेंगी क्या आया हमारे पास? फिर इंतजार। संदीप जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सभी राजनीतिक दल की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप लोग संकुचित ढंग से मत सोचिए।
आज वो समय नहीं है। हमें मालूम है कि हर किसी की अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कोई न कोई स्टैंड है और सभी लोग उसी स्टैंड के। क्या हम आवाज सुन पाएंगे, आवाज ले पाएंगे रंजना की? वीडियो भी चला गया है। सुप्रिया, पर जो बात मैं पूछ रहा था अभी रंजना कुमारी से भी, महिलाएं क्या अब ये पूछेंगी क्या आया हमारे पास? देखिए, ऐसा है कि ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स होता है उसमें भारत की जो सूचकांक में हम लगातार गिर रहे हैं। आप संसद में ब्रजभूषण शरण सिंह को बिठाकर कोई भी बिल पास करा लीजिए, महिलाओं की क्या स्थिति है इस देश में दुनिया देख रही है। हाथरस हो या लखीमपुर हो, छोड़िए उन बातों को। मैं तो एक बहुत बड़ी महिला की बात करना चाहती हूं। आज मैंने एक वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा। अनुराग ठाकुर जी मिठाई का डब्बा लेकर कुछ विशिष्ट अतिथि आए थे सदन में, उनको दे रहे थे। उसमें फैशन डिजाइनर्स थे, कुछ अभिनेत्रियां थी, अपनी अपनी फील्ड की बड़ी महिलाएं थी, कंगना रनौत जी वगैरह जैसे लोग थे, तो उनको मिठाई खिला रहे थे। मुझे अच्छा लगा देखकर कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है। लेकिन ये सब लोग मिलकर एक महिला का सम्मान करना भूल गए। महामहिम, इस देश की प्रथम नागरिक, इस देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आज भी आमंत्रित नहीं किया गया सदन में। उद्घाटन हुआ तब भी नहीं आमंत्रित किया गया, आज भी नहीं आमंत्रित किया गया था। जब शिलान्यास पड़ा था तब भी राष्ट्रपति कोविंद जी आमंत्रित नहीं थे। ये कौन सी परिपाटी हम चला रहे हैं? अरे, महिला आरक्षण आप करने जा रहे थे, इस देश की प्रथम नागरिक एक महिला है, एक आदिवासी महिला है, ये और भी गर्व की बात है। उनको बुलाते हर बार आप उनका तिरस्कार करेंगे और आप विशिष्ट अतिथियों को लड्डू खिलाएंगे। ये कौन सी परिपाटी पर हम आज चल निकले? अब आप कहिएगा हम राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं, महिला सम्मान और महिला अधिकार और महिला सशक्तिकरण सब एक क्रम में चलेंगे। क्रम में चलना भी चाहिए क्या? डॉक्टर गीता भट्ट, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? देखिए, लड्डू खिला रहे हैं आज। जहाँ तक महामहिम मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ तक महामहिम जो हैं मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी की बात है, जो भी प्रोटोकॉल संसद का है उसके अनुसार आप जो है राष्ट्रपति को संसद में आमंत्रित करेंगे या नहीं करेंगे, ये सरकार और उसकी व्यवस्थाएं देखती हैं। और जो विषय यहाँ आ रहा है कि महिलाओं को इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि क्या उनका कोई इसमें उनका कोई फ़ायदा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आज जब महिलाएं, जब वो किसी भी ऐसे नेतृत्व का जब उनके पास भार आएगा, नेतृत्व जब वो करेंगी, जब उनके पास प्रशासनिक तौर से निर्णय लेने का अधिकार आएगा, तो बहुत सारे ऐसे विषय जो समाज में हैं और आज भी त्रुटियां हैं समाज में। आज अभी सुप्रिया जी ने कहा कि किस प्रकार से जो है हापुड़ में जो हुआ, ऐसे ही राजस्थान में किस प्रकार से वहाँ पे महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं वो सब हम देख रहे हैं, किस प्रकार से उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और भी देश के क्षेत्रों में इन पे जो है लगाम लगाने तो वही तो असल सवाल है। मैं ब्रेक में जा रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं ब्रेक में जा रहा हूँ गीता भट्ट, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले प्रियंका चतुर्वेदी, महिला आरक्षण की बात तो चली है, सशक्तिकरण कब होगा? ये डिस्पैरिटी, ये इतना अंतर कब तक जारी रहेगा? सबसे बड़ा कंसर्न, चिंता ये होनी चाहिए। सशक्तिकरण तो तब होगा जब केंद्र सरकार सेंसिटिव होगी, जब केंद्र सरकार ऐसे लोगों का बचाव नहीं करेगी जो घिनौनी हरकत करते हैं, जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस हैं, उनको एमपी बनाए रखते हैं। आज हम वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे पर तिरंगा के अंदर नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार ने एक उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बचाव किया है। हमारी महिला जो रेसलर्स हैं जिन्होंने देश में हमारा नाम रोशन, विदेशों में हमारा नाम रोशन किया, वो जंतर मंतर पे बैठी हुई थी। सशक्तिकरण तब होगा जब आप अगर एक बिल लाते हैं, वो बिल राजनीतिक मंशा से नहीं, सही दृष्टिकोण सशक्तिकरण के नजरिए से करिए। सशक्तिकरण महिलाओं का तब होगा जब आप एक बार बार इस बात का सीना ठोकते हैं कि हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं वो फर्स्ट महिला ट्राइबल मिनिस्टर राष्ट्रपति हैं, पर जब जब इंपॉर्टेंट मौके आए तब उनको आपने उनका तिरस्कार किया।
तब देश में सशक्तिकरण आएगा जब मणिपुर जैसी हिंसा होती है और उसका खबर हमें 3 महीने बाद मिलती है, जब वीडियो वायरल होता है और उनके ऊपर कार्रवाई, उन विक्टिम्स के जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई तब होती है जब एक वीडियो वायरल होता है। नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी तब टूटती है क्योंकि वो एक वीडियो, शर्मसार करने वाला वीडियो बाहर होता है। तो देश की महिलाओं का सशक्तिकरण और सम्मान तभी बढ़ेगा जब सही मायने में एक सरकार तो जो महिलाओं मैं से यहाँ वोट पाने की पर तो कोशिश पूर्व करती है, प्रधानमंत्री पर उनके लिए अटल ना बिहारी सशक्तिकरण वाजपेयी का- के शब्द चुराना चाहूंगा। कथनी और करनी में समन्वय बिठाना होगा। नारी शक्ति की बात करते हैं तो राजनीति में नहीं अटकना चाहिए। इसे बात हो रही है महिला आरक्षण की, कानून तो बन जाएगा, लागू कब होगा? दुनिया भर के देशों की बात करें, रवांडा जैसा देश भी 60% से ज्यादा आरक्षित है। आरक्षित क्या मतलब? प्रतिनिधित्व है महिलाओं का वहां पर। मेक्सिको, न्यूजीलैंड, यूएई 50-50%। हम अभी 15 पर ही अटके हुए हैं। कब बदलेगी ये तस्वीर? 40 सेकंड में जवाब चाहूंगा सुष्मिता देव। देखिए, जब संविधान लिखा जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हो रहे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे संदीप जी, महिला मेंबर्स जो थे उन्होंने कहा था कि कोई आरक्षण मत रखिए, क्योंकि अगर आप 30% पे रखेंगे तो शायद महिलाओं के लिए कम पड़ेगा आज़ादी के बाद। और आज देखिए, आज़ादी के इतने साल बाद अमृत काल चल रहा है और आप खुद बोल रहे हैं कि इतने कम लोग हैं। आपने देखा है, कम महिलाएं हैं सदन में। मेरा ये मानना है कि अगर इस बिल को लागू करना है, इसको इमीडिएटली करिए। 545 लोकसभा में सीट्स हैं और विधानसभा में जितने भी अलग अलग सीट्स हैं, अभी उसको लागू कीजिए। तो तत्काल लागू Limitation क्यों मतलब नहीं सीट कर बढ़ाएंगे, सकते? फिर महिलाओं को ये आरक्षण 128वां संशोधन क्यों आया? सीधा राज्यसभा में बिल पारित था, लोकसभा में करवाकर, और 2024 में ही महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए क्या 33% सीटें आरक्षित नहीं हो सकती थी? पलट तस्वीर ये एक शुरुआत तो हुई है, पर इसी में राजनीति अटकेगी क्या? बात महिला आरक्षण की, महिला सशक्तिकरण की। और हिमांशु गौड़ मुंबई से कह रहे हैं, जब बेटा बेटी एक समान तो 33% की जगह 50% आरक्षण होना चाहिए। यहाँ 33 पर हिमांशु बाबू घमासान मचा हुआ है। 50 की बात कहाँ तक और कब पहुंचेगी? सवाल आपके लिए। नमस्कार।